नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात आजम परिवार की करते हैं, जो रामपुर जेल पहुंच चुका है। रामपुर जेल में आजम खां की फैमिली रहेगी। जेल के अंदर जाने से पहले आजम खां ने कहा कि इंसाफ और फैसले में अंतर होता है। यहां फैसला हुआ है, इंसाफ नहीं हुआ। कल से ही पूरे शहर को मालूम था कि क्या फैसला आने वाला है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पूरे परिवार को 7-7 साल की सजा हुई है। इंसाफ में और फैसले में फर्क होता है। ये फैसला हुआ जी, तो क्या फैसले के खिलाफ आप इसमें अपील करेंगे? विचार करेंगे। अरे यार, हमारे वकील लोग करेंगे विचार। तो क्या लगता है सजा भी आपको ज्यादा दिखती है? कल से ही पूरे शहर को मालूम था, आपके छोटे चैनल्स पर चलने लगा था कितनी सजा होनी है। क्या कहें इससे ज़्यादा, ये भी मालूम था कितनी सजा होनी है, कल से मालूम था। आप ही के चैनल पर चल भी रहा था, आपने जजमेंट देख लिया होगा, हमें आज पता चला। चलिए प्लीज। और आजम खां को हुई सजा पर अखिलेश यादव ने कहा कि उनके साथ साजिश हुई है। साजिश का ही परिणाम है कि उन्हें इस तरह की सजा का सामना करना पड़ रहा है, ये कहना है अखिलेश यादव का। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के कुछ लोग हैं, यानी कि बीजेपी के कुछ नेताओं के हवाले से वो कह रहे हैं कि आजम खां मुसलमान हैं और इसलिए उन्हें सजा का सामना करना पड़ रहा है। हमें न्यायालय पे भरोसा है, आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। और अब बात अब्बास अंसारी की, जिसकी पेशी हुई आज एनएसए एडवाइजरी बोर्ड के सामने अपना पक्ष रखा अब्बास अंसारी ने, जिसके बाद अब्बास अंसारी को कासगंज जेल ले जाया गया। चित्रकूट पुलिस ने अब्बास अंसारी पर एनएसए लगाया है। चित्रकूट जेल में रहते हुए गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त होने का उन पर आरोप है और इसी मामले में एनएसए लगाया गया है। इसी बीच मऊ में मुख्तार के गुर्गों पर एक्शन जारी है। रंगदारी मांगने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। कोयला माफिया राजन सिंह गिरफ्तार किया गया। मुख्तार के साथ कई केसेस में ये सह आरोपी है। खरगजीपुर के प्रधान को इसने धमकी दी थी, जान से मारने की धमकी दी थी, रंगदारी की मांग की थी। थाना सराय लखनसी में केस दर्ज हुआ था और आज गिरफ्तारी हुई। और अगली खबर बुलंदशहर से। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत ट्रिपल मर्डर के 3 आरोपियों को फांसी की सजा हुई। साल 2019 में गोली मारकर हत्या हुई थी। एक ही परिवार के 3 बच्चों की हत्या हुई थी। हत्यारोपियों ने हत्या कर ट्यूबवेल की हौज में तीनों के शव फेंके थे। फिरौती के लिए आरोपियों ने तीनों बच्चों को मौत के घाट उतारा था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना और फिर ये ऐतिहासिक फैसला आया। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के फैसलाबाद के रहने वाले थे तीनों बच्चे। सलमान, बिलाल और इमरान को फांसी की सजा सुनाई गई है। पीड़ित परिवार ने सरकार, कोर्ट और पुलिस को इसके लिए धन्यवाद अदा किया। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रायबरेली पुलिस को सफलता मिली है। रायबरेली के मिल एरिया पुलिस ने एसओजी और सर्विलांस की टीम ने गांजा तस्करों के गैंग का खुलासा किया। तस्करों के पास से 1 करोड़ 20 लाख कीमत की 102 क्विंटल गांजा बरामद की गई। गांजे की तस्करी में गिरफ्तार सभी अभियुक्त उत्तर प्रदेश के बाहर के रहने वाले हैं। देखिए, आज थाना मिल एरिया और जो हमारी एसओजी टीम है, इसके संयुक्त प्रयास से आज एक ट्रक बरामद किया गया है, जिसमें 102 किलो गांजा, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तकरीबन 1 करोड़ 20 हज़ार रुपये के आसपास है,
और 3 शातिर अभियुक्त जो अन्य राज्यों के हैं और एक अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं, इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जो तीनों अपराधी पकड़े गए हैं उनमें से एक व्यक्ति उड़ीसा का है जिसका नाम है टेढ़ा पुष्प पाटी, एक व्यक्ति झारखंड का है जिसका नाम है रिंकू सिंह और एक व्यक्ति है पश्चिम बंगाल का जिसका नाम है कुलविंदर सिंह। इन तीनों के पोजीशन से ये गाड़ी और ये गांजा बरामद हुआ है। वाराणसी में दूसरे दिन भी इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। नारायण दास सर्राफ और हनी ज्वेलर्स पर रेड हुई है। घर से लेकर सभी ठिकानों पर जांच चल रही है। आपको बता दें, लखनऊ और वाराणसी यूनिट की टीम का ज्वाइंट ऑपरेशन है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले अबू आजमी के करीबियों पर छापेमारी हुई थी, जिसके बाद 42 फ्लैट और 2 फ्लोर सीज किए गए थे। उधर कानपुर में जीएसटी की टीम ने बड़ी रेड डाली है। मयूर ग्रुप पर जीएसटी विभाग की ये बड़ी रेड। मयूर विला सिविल लाइंस में फ्लैट में कागजों की जांच पड़ताल चल रही है। कागजातों को खंगाला जा रहा है। जीएसटी के 3 टीम के संग पुलिस बल भी मौजूद है। कुछ दिन पहले ही इनकम टैक्स की रेड भी डली थी। कई किलो सोना और करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद आज जीएसटी की टीम ने सिविल लाइंस, वीआईपी रोड समेत 3 जगहों पर छापेमारी की। 40 से ज्यादा जीएसटी के अधिकारी कर्मचारी इस दौरान मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। मयूर विला पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है। कागजातों को खंगाला जा रहा है। इससे पहले आईटी की टीम ने छापेमारी की थी और काफी कुछ बरामद किया था। ठिकानों पर जीएसटी की आज 3 टीमों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की शुरुआत की। अगर सूत्रों की माने तो 40 सदस्य इसमें मौजूद है, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी है। सब न्यूज़ 18 टीम मयूर के जहाँ कुछ दिन पूर्व इनकम टैक्स का छापा कार्रवाई शुरू हुई थी, जो लगभग 100 घंटे से अधिक चली। कई किलो सोना, चांदी और फिर अगर देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा तो जीएसटी से एक साथ खड़ी है। जितनी बोलेरो गाड़ी है उत्तर प्रदेश सरकार की टेंशन है और जीएसटी विभाग की और इसके फर्रुखाबाद से खबर, जहां अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चला। सपा नेता योगेंद्र यादव उर्फ चन्नू और जग्गू यादव की अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर गरजा। पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश के बाद अवैध प्लॉटिंग को गिरा दिया गया। भूमाफियाओं की ओर से अतिक्रमण कर उपरोक्त जमीन पर प्लॉटिंग की गई थी। सपा नेताओं द्वारा अवैध प्लॉटिंग किए जाने की वजह से यहां पर कार्रवाई हुई है। उधर हरदोई में अपराधियों की करीब 4 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने कुर्क किया। 2 अलग अलग मामलों और थाना क्षेत्रों में कुर्की की कार्रवाई हुई। देह व्यापार और गौवध अधिनियम के तहत गैंगस्टर एक्ट में ये कार्रवाई हुई है। हरदोई में पुलिस ने गौकशी और देह व्यापार में लिप्त 4 गैंगस्टर के चल अचल संपत्ति कुर्क की है। तरौली थाने से संबंधित अभियुक्त जो अनैतिक देह व्यापार में संलिप्त थे, पुल्लू पुत्र चुन्नीलाल, सोनू पुत्र भूरे की चल अचल संपत्तियां जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से 1,76,05,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। और दूसरा प्रकरण संडीला थाने में गोवध अधिनियम के अभियुक्त जो जौनपुर के निवासी हैं शहाबुद्दीन उर्फ साबू और समीम पुत्र मोहम्मद सलीम की संपत्तियां 2,01,68,000 रुपए। कुल संपत्ति है 3,77,68,000 रुपए 500 की। गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के तहत जिलाधिकारी हरदोई के आदेश से पुलिस द्वारा कुर्क की गई। नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक अहम सफलता आज मिली है। नक्सल गतिविधियों में संलिप्त पति पत्नी गिरफ्तार किए गए। एटीएस ने आरोपी ब्रजेश कुशवाहा को देवरिया से गिरफ्तार किया। ब्रजेश की पत्नी प्रभा को रायपुर छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। 2019 में दर्ज हुआ था केस और इसी मामले में गिरफ्तारी हुई। इन दोनों से पहले पूछताछ हुई थी, लेकिन तब मजबूत सबूत न होने की वजह से इन्हें छोड़ दिया गया था। उस वक्त मिले इलेक्ट्रॉनिक सबूत के आधार पर आज दोनों की गिरफ्तारी
गिरफ्तारी हुई अलग अलग जगहों से। ब्रजेश कुशवाहा मूल रूप से देवरिया का रहने वाला है। गोरखपुर से संस्कृत में एमए करने के दौरान ही इनकलाबी छात्र सभा से जुड़ गया था। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में नौकरी के दौरान 2006 में ब्रजेश की प्रभा से मुलाकात हुई और 2010 में दोनों ने शादी की। इन पर आरोप है कि ये नक्सल गतिविधियों से जुड़े रहे हैं। खबर मथुरा से, जहां बीएसए कॉलेज रोड पर जमीन पर कब्जा दिलाने गई पुलिस पर दबंगों ने पथराव किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी कार्रवाई में लगी है पुलिस टीम पर पथराव की घटना की सूचना मिलने पर थाने से और भारी पुलिस फोर्स पहुंची मौके पर। इसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया। उधर हरदोई में शराब पीकर शोहदों ने शिक्षण संस्थान में छात्राओं के साथ छेड़खानी की है। इस घटना के दौरान मौजूद शिक्षकों और छात्रों ने दोनों आरोपियों को पकड़ा और उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान एक मनचला चकमा देकर मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को शिक्षकों और छात्रों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये प्रकरण थाना कोतवाली शहर अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थित है, जहां पर छात्र छात्राओं की छुट्टी हुई थी। उसी में 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके फोटो खींचे गए थे एवं अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया गया था। उसी प्रकरण में थाना स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर कासगंज जिला प्रशासन का बड़ा कारनामा सामने आया। जिंदा विधवा महिला को कागजों पर मृत घोषित कर दिया। गुड्डू देवी जिलाधिकारी से मिली और मामले की जानकारी दी। सरकारी कागजों में गुड्डू देवी मृत हैं। डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। डीएम ने जिला प्रोबेशन अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपी है। गुड्डू देवी का आरोप है कि उसे मृत दिखाकर उसकी विधवा पेंशन बंद कर दी गई। डीएम से मिलकर उन्होंने शिकायती पत्र सौंपा और अब इस मामले में जांच की जाएगी। इधर कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे आए दिन अपने बयानों और अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहती हैं। इस बार प्रमिला पांडे ने नवाबगंज इलाके में खुदाई कर रहे 2 इंजीनियर्स को पकड़ा। इसके बाद दोनों को मुख्यालय लेकर आई और बिना एसी और पंखे के 1 घंटे तक बैठा कर रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएमओ और सीएम से भी कॉल कराओगे तो भी नहीं छोड़ूंगी। हालांकि बाद में उन्होंने इंजीनियर्स को पुलिस को सौंप दिया। बाद में कंपनी के अधिकारियों और विभागों के अधिकारियों से बात करने के बाद उन्हें छोड़ा गया। बताइए, ये कोई बात हुई? आप जगह जगह वो बक्से लगा रहे हो, उसका किराया दे रहे हो, क्या लगेगी हमको? ऊपर से तुम्हारी ताकत हो तो छुड़ाना। बताइए, ये कोई बात हुई? आप जगह जगह वो बक्से लगा रहे हो, उसका किराया दे रहे हो, क्या लगेगी हमको? ऊपर से वो तुमको। कल दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 5 बजे दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी में सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे पहले पहुंचेंगे। गाजियाबाद में शुक्रवार को पीएम द्वारा रैपिडेक्स रेल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद में रैपिडेक्स का उद्घाटन करने वाले हैं और इसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी मौजूदगी होगी, जिसके लिए कल शाम ही वो दिल्ली आ जाएंगे और दिल्ली के यूपी सदन में कल रात में ठहरेंगे। तो 20 तारीख को रैपिडेक्स का उद्घाटन होना है प्रधानमंत्री के हाथों, जिसकी तैयारी गाजियाबाद में पूरी हो चुकी है। रैपिडेक्स का ट्रायल भी चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इससे पहले तैयारियों का जायजा लिया था और कल इस कार्यक्रम के लिए कल ही वो पहुंच जाएंगे, जबकि कार्यक्रम परसों सुबह है। इधर पीलीभीत में टाइगर के हमले का लाइव वीडियो सामने आया। ये वीडियो कल का है, जब टाइगर को ट्रैंकुलाइज किया गया था। इसी दौरान वन विभाग के कर्मचारी पकड़ने के लिए जाल समेत जैसे ही उसके पास पहुंचे, बाघिन ने कर्मचारियों पर हमला कर दिया और तभी की ये तस्वीर देखिए। हालांकि बाघिन को ट्रैंकुलाइज किया गया था, वो बहुत हद तक नशे में थी, बेहोश कंडीशन में थी। इसमें भी उसने वन विभाग के अधिकारियों पर अटैक कर दिया। जब कर्मचारी पास पहुंचे थे जाल लेकर, जाल में उसे कैद करने के लिए। ट्रैंकुलाइज किए जाने के बाद भी आप चुस्ती फुर्ती देख पा रहे हैं इस बाघिन का। फिलहाल इस बाघिन को मेडिकल के लिए ले जाया गया।
वाराणसी में संतों की संसद लगने वाली है। 2 नवंबर से शुरू हो रहे संतों की संसद 5 नवंबर तक चलेगी। 2 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में 400 से ज्यादा संत एक साथ जलाभिषेक करेंगे। 3 से 5 नवंबर तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संस्कृति संसद के आयोजन में हिस्सा लेंगे। इस कार्यक्रम का वाराणसी में पोस्टर भी जारी किया गया, जिसमें हिमाचल के राज्यपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति ने संस्कृति संसद का पोस्टर जारी किया। आपको बता दें, ये संस्कृति संसद 5वीं बार आयोजित होने जा रही है, लेकिन इस बार के संतों की संसद में देश भर से शंकराचार्य और पीठाधीश्वर हिस्सा ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले आयोजित होने वाले संतों के इस संसद को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पूरे देश से हमने प्रमुख संतों को काशी बुलाया है। क्या ये नेता अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए हिंदू समाज को जातियों में बांटते रहेंगे? इस्लाम और क्रिश्चियन शब्द आते ही प्रतिशत में बताएंगे और हिंदू को जाति में बताएंगे। समाज का विभाजन करके ये राजनीति करेंगे। और सनातन उन्मूलन के नाम से जिस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए गए, तमिलनाडु के अंदर युद्ध का खुला आगाज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे ने और वहां के धर्मार्थ मंत्री, जिसके जिम्मे 80,000 मंदिरों की जिम्मेदारी है। इधर श्री राम मंदिर निर्माण के प्रगति की नई तस्वीरें जारी हुई हैं। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर की तस्वीरें जारी हुई। इसमें आकार लेते भव्य राम मंदिर को आप देख सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा से पहले काम में रफ्तार बढ़ा दी गई है। मजदूरों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। भूतल और गर्भगृह लगभग तैयार हैं। मकर संक्रांति के बाद भव्य गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे। अयोध्या में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं और इसी के साथ अयोध्या नगर निगम और अयोध्या विकास प्राधिकरण को नया दफ्तर भी मिलेगा। एक ही परिसर में दोनों के दफ्तर होंगे। दोनों विभागों के कार्यालय के लिए 5-5 मंजिला आधुनिक सुविधाओं से युक्त भवन का निर्माण होगा और इसके लिए आज अयोध्या में भूमि पूजन किया गया। जनपद के प्रभारी मंत्री और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भूमि पूजन किया। इस इमारत में पार्किंग के लिए 2 बेसमेंट बनाए जाएंगे। 120 करोड़ की लागत से इमारत तैयार होगी। सदर तहसील के साईं मंदिर के बगल नजूल की भूमि पर इमारत का निर्माण होगा। काफी दिनों से नगर निगम और विकास प्राधिकरण नए दफ्तर की मांग कर रहा था और इसे लेकर कवायद भी चल रही थी। और बड़ी खबर लखनऊ से, यूपी कोऑपरेटिव बैंक मुख्यालय से 146 करोड़ रुपए उड़ाने के मामले में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बैंक के सर्वर को हैक कर 146 करोड़ रुपए 7 बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए थे। एटीएस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। वकार आलम को कानपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। वहीदुर रहमान को विभूतिखंड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। अरमाना अतहर को गोंडा से गिरफ्तार किया गया। अरमाना और वहीद उर रहमान पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। आरोपियों ने बैंक के सर्वर हैक करने के लिए हैकर्स का इंतजाम किया था। बड़ी रकम वाले 7 बैंक खातों पर इनकी नजर थी और फिर इन खातों से रकम ट्रांसफर किए गए। इधर महोबा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। यहां 10 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग के आरोपी पिता और पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को लाइसेंसी बंदूक और अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया है। गांव में भारी पुलिस फोर्स की अब भी तैनाती है। आरोपों के मुताबिक दबंगों ने छेड़खानी का विरोध करने पर घर में घुसकर गोलीबाजी की थी। 10 लोग जख्मी हो गए थे। घायलों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे। पुलिस ने इनके खिलाफ कई संगीन धाराओं में केस दर्ज किया था। गोलीकांड हुआ था, इसकी सूचना पुलिस को प्राप्त होते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को उचित इलाज हेतु हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी कंडीशन स्टेबल थी। इसके ऊपर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जिन 2 लोगों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। सुल्तानपुर में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने यहां पर लंबे समय से चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। भारी मात्रा में बने अधबने हथियार बरामद किए। हथियार बनाने के उपकरण भी जब्त किए गए। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने इस मकान में छापेमारी की थी और अवैध हथियारों के कारोबार का खुलासा किया।
आपको बता दें, पकड़े गए लोगों में 3 प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, 1 प्रयागराज का रहने वाला है। 4 बदमाशों में से पवनेश पांडे पर 15 और गयासुद्दीन पर 2 केस पहले से ही दर्ज हैं। थाना कोतवाली नगर में कल शाम को एक गैंग का पता चला था जो कि असलहा की सप्लाई करता था, बनाता था और सप्लाई करता था। इसमें पुलिस और जो ये टीम STF की है, इनको सूचना मिली थी, इनके द्वारा दबिश दी गई, जिसमें 4 अभियुक्त पकड़े गए और इनके पास से असला बनाने के काफी बने हुए असलहे और बनाने के हथियार और औजार जो होते हैं, ये मोटरसाइकिल और स्विफ्ट कार बरामद हुई है। दसंभल में पुलिस ने जुएबाजी का खुलासा करते हुए 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया। मौके से करीब 1.25 लाख रुपए, 2 कार, कई बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए गए। कैलदेवी थाना इलाके में जुएबाजी चल रही थी। पुलिस ने एक बंद ट्यूबवेल के कमरे में हो रहे जुए के खेल के दौरान छापेमारी की। जुआ किंग के यहां पर ये काम काफी दिनों से चल रहा था और खबर ये भी है कि यहां पर प्रॉपर सुविधाएं भी दी जा रही थी सभी लोगों को। पूरे साजो सामान के साथ जुए का खेल चल रहा था। सत्रह तारीख को थाना कैलादेवी पर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम लहरा रत्तू में एक खेत में ट्यूबवेल में बने कमरे पर भारी मात्रा में जुआ चल रहा है। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया तथा दबिश दी गई, जहां से 15 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 1,26,780 रुपए, 2 बोलेरो कार, 8 मोटरसाइकिल, 16 मोबाइल, ताश की गड्डी इत्यादि बरामद हुआ है। उधर आगरा पुलिस ने छात्रा को अगवा कर रेप के आरोपी लड़के को गिरफ्तार किया। इसके ऊपर स्कूल जाते वक्त छात्रा को अगवा करने, रेप और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। साथ ही चेहरे पर तेजाब डालने की धमकी भी इसने दी थी। आरोपों के मुताबिक उसने एक बार फिर घर में घुसकर रेप की कोशिश की और जब लड़की ने विरोध किया तो गर्म चिमटे से उसे दागा। परिजनों ने डीसीपी से शिकायत की, जिसके बाद डीसीपी सिटी ने मामले का संज्ञान लिया, केस दर्ज करवाया। चंद घंटों के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, अभी ये सूचना मिली यहाँ पर महिला के द्वारा दी गई, बच्ची के द्वारा, कि उसके साथ कुछ इस तरह की घटना हुई है और इसमें थाना न्यू आगरा को FIR दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं और आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जो भी विवेचनात्मक प्रक्रिया है उसको आगे जारी की जाएगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।